आजकल चर्चा अडानी प्रकरण की बहुत ज़्यादा है। तो सब लोग ये पूछ रहे हैं, सब लोग ये सोच रहे हैं कि अडानी जी की जो समस्याएं हैं इसका मुख्य कारण क्या है। कुछ लोगों का विचार है कि अडानी जी की समस्याओं का मुख्य कारण ये है कि उन्होंने अपनी कंपनियों के लिए लोन बहुत ज़्यादा ले लिए, ऋण बहुत ज़्यादा ले लिया। तो एक विचारणीय प्रश्न आता है और बहुत लोगों का ये कहना है कि पुराने हमारे जो लोग कहा करते थे कि लोन नहीं लेना चाहिए, ऋण नहीं लेना चाहिए और सारा पैसा पूंजी अपने पास से लगानी चाहिए, तो क्या वो व्यापार करने का उचित तरीका है या लोन लेना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि हम बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को कितना लोन लेना चाहिए, लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं और लोन न लेने के क्या नुकसान हैं, और जो अपनी पूंजी और लोन के बीच का अनुपात है वो किसी कंपनी के लिए कैसे उसको निर्धारित किया जाए। आज ये चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। देखिए, किसी भी कंपनी का जब आप कोई भी एक इंडस्ट्री लगाने की सोचते हैं या यूनिट लगाने की सोचते हैं या उद्योग लगाने की सोचते हैं या दुकान खोलने की सोचते हैं, तो आपका निर्णय का मुख्य आधार क्या होता है या क्या होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आप सोच रहे हैं कि आप लगाएंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी। दूसरी चीज आपको ये सोचनी है कि ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसको मैं किस प्रकार से इसके लिए पूंजी का उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित कराऊंगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 100 लाख का प्रोजेक्ट है तो मैं इसमें कितनी अंश पूंजी लगाऊं और कितना लोन लूं। अगर मेरे पास पूरा 1 करोड़ रुपए है और मैं उसे अंश पूंजी में लगा सकता हूं तो क्या मेरे लिए उचित होगा या मुझे लोन लेना ही चाहिए जिससे मुझे फायदा हो। देखिए, जैसे आप समझते हैं, जानते हैं कि आप जब हाउसिंग लोन लेते हैं या एजुकेशनल लोन लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स में फायदा होता है। इनकम टैक्स में इसलिए फायदा होता है कि एक लेवल तक जो हाउसिंग लोन पर आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं वो आपकी इनकम से कम हो जाता है और उसकी वजह से जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है और आपको कम टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपके पास पैसा है भी तब भी अगर आप हाउसिंग लोन लेंगे तो आपकी इनकम में से आपको कटौती मिलेगी, छूट मिलेगी, तो आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप एजुकेशनल लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए, हालांकि मान लीजिए आपके पास पैसा है बच्चे की फीस पूरी देने के लिए, इसके बावजूद अगर आप लोन लेते हैं तो आपको यह फायदा है कि जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उसमें जो आपकी टोटल इनकम होती है, जो अदर सोर्सेज इनकम होती है, उसमें से जो एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट का आप पेमेंट करते हैं इसमें आपको छूट मिलती है। तो क्या पैसा अगर आपके पास है पूरी तरह से एजुकेशन का जो पूरा फीस है उसका भरण पोषण करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए, तो क्या आपको लोन लेना चाहिए? हाँ, आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोन लेंगे तो आपको फायदा होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो टैक्स बचेगा। तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि वो सभी निर्णय ले जिससे कि कानूनी तौर पर उसको टैक्स बचाने में मदद मिल सके, उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो। टैक्स लायबिलिटी कम होगी तो उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी और मार्केट में पैसा और ज़्यादा खर्च कर पाएगा। तो ये बात तो ये हो गई कि लोन लेना बुरी बात नहीं है, इसके बावजूद कि आपके पास अंश पूंजी है। अब हम लोग आते हैं किसी उद्योग के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी दुकान के लिए। अगर आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको लगाना है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कितना अंश पूंजी रखूं और कितना लोन लूं, ये कैसे करेंगे। देखिए, असल मुद्दा जो है ये समझने का है कि अंश पूंजी में और लोन में अंतर क्या है, तकनीकी अंतर क्या है। ये तो सही बात है कि अंश पूंजी वो है जो प्रमोटर लगाता है, अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव से लगाता है, या जो इन्वेस्टर्स हैं पब्लिक इशू के माध्यम से उनसे लगवाता है, ये तो इक्विटी होती है। और लोन वो होता है जो बाहर स्रोत से वो किसी इंटरेस्ट पेमेंट के भरोसे पर लोग पैसा लगाते हैं, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे टर्म लोन हो, चाहे वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हो, या कोई भी तरीका हो। तो जो आप अंश पूंजी
वो लगाते हैं जो कि कंपनी के पूर्णतः मालिक होते हैं, वो अंश पूंजी होती है, और जिनको आपके प्रोजेक्ट के एसेट्स को मॉर्गेज करके लोन आपको जरूर देते हैं, लेकिन मालिकाना हक अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहला अधिकार लेंडर्स का होता है, बाहर वालों का होता है, और सबसे आखिरी अधिकार उसका होता है जो उस कंपनी के अंश पूंजी धारक होते हैं और प्रोमोटर्स होते हैं। तो आपको अपनी कंपनी के लिए लोन कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और इक्विटी डेट रेशियो क्या होना चाहिए, यह आज का विषय है। अब आप कल्पना कीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, तो प्रोजेक्ट लगाने की जैसे पहले मैंने आपको बताया, एक तो आपको देखना है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है। दूसरी चीज आपने देखी कि ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसको मैं कैसे, इसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसको हम कहते हैं, इक्विटी में पैसा कहां से लाऊंगा और डेट में पैसा कहां से लाऊंगा। अगर इक्विटी में मेरा पूरा पैसा है तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो फ्रेंड रिलेटिव से मांगूंगा, कहां से मांगूंगा, कैसे मांगूंगा, कितना विश्वसनीय है कि वो पैसा मुझे मिल जाएगा, तो आपकी इक्विटी पूरी हो जाएगी। और इक्विटी जब पूरी हो जाएगी तो आप डेट की व्यवस्था करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे लोन चाहिए। आप वित्तीय संस्थानों के पास जाएंगे, आप लेंडर्स के पास जाएंगे और पैसा उठाएंगे, और इंटरेस्ट रेट पर, टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपके प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके वो आपको लोन देगा, और इस आधार पे देगा कि उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट जो है आप टाइम पे देते रहें, अगर उसको विश्वास होता है। लेकिन ये विश्वास कैसे होता है, आपको कैसे विश्वास होता है कि ये प्रोजेक्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आप कैसे निर्णय लेते हैं कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए और जो काम आप शुरू करने वाले हैं इससे आपको इतनी इनकम होगी कि आप सारे खर्चे निकाल कर कंपनी के जो लेंडर्स हैं उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का भी पेमेंट कर पाएंगे, और इसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी लाभ दे पाएंगे। तभी तो आप प्रोजेक्ट लगाएंगे। आप तो प्रोजेक्ट तभी लगाएंगे, जैसे हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपको मान लीजिए शेयर मार्केट में लगाने में 12% का रिटर्न मिलता है, बॉन्ड में 9% का मिलता है, बैंक एफडी में मान लीजिए 7% का मिलता है, तो आप कोई इंडस्ट्री तभी लगाएंगे, या नॉर्मली आप तभी लगाएंगे जब आपको कम से कम 17-18% का रिटर्न मिले, जो एडिशनल रिटर्न हो। अगर आपके पास कोई सेफ ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप पैसा ज्यादा कमा सकते हैं और प्रोजेक्ट के लगाने से उससे कम पैसा कमाएंगे, तो आप प्रोजेक्ट क्यों लगाएंगे? ये तो बिल्कुल नेचुरल प्रश्न है। जो तकनीकी अंतर है इक्विटी और डेट में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में, अकाउंट स्टेटमेंट में, वो ये है कि जब आप अपने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये हुआ कि आपने ये देखा कितनी मेरी सेल हुई, कितना उससे पैसा कमाया, कितने मेरे कॉस्ट आई हर चीज़ में, मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या आई, मेरे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कॉस्ट क्या आई, मेरी लेबर कॉस्ट क्या आई, मेरे पावर बिल्स क्या आए, मेरे यूटिलिटी के खर्चे क्या आए, सारे खर्चे, सैलरी वेजेस पे मेरा क्या खर्चा आया, सारे खर्चे जो निकाल के आपके जो सेल रेवेन्यू है या पूरे सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसके बाद सारे खर्चे निकाल के आपको जो मिलता है वो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होता है। और जब उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। जब उसमें इंटरेस्ट निकाल देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, और टैक्सेबल इनकम के हिसाब से आप टैक्स दे देते हैं और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। अब इसमें अंतर क्या है? इक्विटी में से पैसा उठाएं या डेट में पैसा उठाएं, आपको फायदा क्या है? देखिए, जब आप डेट से पैसा उठाते हैं, जब आप लोन लेते हैं, तो जो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट आप करते हैं वो आपके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, आपके एक्सपेंसेस में आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी 100 लाख की सेल हुई और अगर आप लोन न लेते और 70 लाख की आपकी कॉस्ट होती, तो 30 लाख का अगर आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स होता, तो इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन निकाल के जो बचता उस पर आप टैक्स देते। और अगर आपने इस प्रोजेक्ट में लोन ले लिया होता तो आपको कॉस्ट के साथ साथ, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के साथ साथ जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है वो भी आपको लाभ मिलता, क्योंकि अगर आपने पूरा पैसा अपनी अंश पूंजी से लगाया है, अपनी इक्विटी से लगाया है, तो ये बेनिफिट आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई लोन ले ही नहीं रखा, तो आप इंटरेस्ट किस चीज़ का देंगे और उसका बेनिफिट किस चीज़ का लेंगे? तो अगर आपने इंटरेस्ट पे लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट का जो कॉस्ट आएगी वो आपके कॉस्ट में जुड़ जाएगी,
तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ये कानूनी तरीका है। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना कि साहब हम लोन नहीं लेंगे, ये पुराने ज़माने में सही हो सकता था, लेकिन आज के समय में अगर आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, मंथर गति से एक्सपेंड करना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन आपको लेना चाहिए। अब कितना लेना चाहिए ये प्रश्न है। इक्विटी डेट रेशियो कितना होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू में आ रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा समझना, और एक कॉपी पेंसिल अगर आप ले लेंगे या इस वीडियो को बाद में सुनेंगे और कॉपी पेंसिल में कैलकुलेट करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके लिए हम लोग करते हैं EBIT EPS एनालिसिस। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर। आपको वो विकल्प चुनना है, आपको वो इक्विटी डेट रेशियो चुनना है जिससे आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए। क्योंकि अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्रोमोटर्स को, शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, तभी तो आपकी कंपनी में वो अंश पूंजी पे पैसा लगाएंगे। आप खुद अपना पैसा तभी लगाएंगे जब आपको ज्यादा फायदा होगा। तो अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ा और अर्निंग पर शेयर उतना रहा जिससे बेटर आपको मार्केट में मिल सकता है, तो आप प्रोजेक्ट क्यों लगाएंगे। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपका अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना। अब आप बनाइए दो विकल्प। आप अपने कंपनी के जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस की स्टेबिलिटी को देखते हुए, कि मेरे कंपनी का जो प्रोजेक्ट लगाऊंगा इसके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे, इसका फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैसी होगी, अगर मैं ये प्रोजेक्ट लगाऊंगा कितनी सेल होने की संभावना है, कितना पैसा मिलने की संभावना है, कितनी मेरी सेलिंग वेजेस कॉस्ट होगी, कितनी मेरी पावर एंड फ्यूल कॉस्ट होगी, कितनी मेरी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट होगी, कितना मेरा बाकी यूटिलिटीज का खर्चा आएगा, सारे खर्चे निकाल। ये एक्सपेक्टेशन आपको फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आपको ये पता चलेगा कि साहब मेरा इतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है। और फिर एक दूसरी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेक्ट करेंगे, उसको बनाएंगे, जिसमें आप कहेंगे कि साहब मैं इसमें अगर लोन लेता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, वो आप कागज पे बनाएंगे। और उसके बाद देखेंगे कि तब मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी और तब मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, मेरा अर्निंग पर शेयर क्या होगा। इसका मतलब यह है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको महसूस होगा कि आपको बहुत ज्यादा लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको लगेगा कि आपको लोन लेने की आवश्यकता है। लोन लेने की आवश्यकता कहां पे है, जहां बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने की संभावना है और आप लोन नहीं लेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसमें लोन ले लेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा चला जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास पैसा है, इसके बावजूद अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको फायदा है, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। अब आपको देखना है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जो एसेट कॉस्ट है, जो फिक्स्ड एसेट कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसमें डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें डिप्रिसिएशन का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, और डिप्रिसिएशन क्योंकि कॉस्ट में आ जाता है, और टैक्सेबल लायबिलिटी आपकी कम हो जाती है, टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में आपको बहुत ज्यादा डेट लेने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको डेट लेने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज and the expected tax liability, you will decide as to what should be the equity debt ratio, how much loan one should take, and whether loan should be avoided or loan should be taken. And loan should also be sought from those institutions where your cost of capital goes down, because ultimate objective of any industry is to reduce the cost of capital.
because if more equity is there in the project, the cost of capital is lesser. If you arrange money through your cash accrual, the money that you have earned from the earlier project, then again the cost of capital is lesser. And if you take loan, and you take loan say on 7-8%, your cost of capital goes high. So if there are two projects in the market in which one the debt is not there, other the debt is there, the cost of capital will go up, the profitability also will be affected by that. So when you are deciding as to what will be the project cost, what will be the sources of finance, then the equity debt ratio will be dependent upon as to how much cash flows are expected, what will be the tax liability, and then how much loan should be taken. तो कई लोग मुझसे क्लास में पूछते हैं, बाकी जगह पूछते हैं कि साहब क्या फ्यूचर कैश फ्लोज बनाना आवश्यक है। लोग कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आवश्यक नहीं है। आवश्यक, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाएंगे और अपना पैसा लगाएंगे, या आपके पिताजी आपको पैसा देंगे, या पिताजी अपना पैसा लगाएंगे, तो वो ये जानना चाहिए, या वो पिताजी हों या आपके शेयर होल्डर्स हों या आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हों, वो ये जानना चाहेंगे कि सही में प्रोजेक्ट में पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो उनको कन्विंस करने के लिए शेयर होल्डर्स के पास, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास, आपके इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास जब आप जाएंगे, तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट लगेगा इसमें इतना कैश फ्लोज होगा कि सारे लोन रिपे करने के बाद मैं आपको पैसा देने में सक्षम हूंगा। अच्छा, अब आप जब लेंडर्स के पास जाएंगे, लेंडर्स आपके क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो कहेंगे ऐसे ही तो हम आपको पैसा नहीं दे देंगे लोन पे। पहले आप कन्विंस कीजिए कि आपका प्रोजेक्ट इतना कैश फ्लो जनरेट करेगा कि आप हमारा लोन, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट वापस कर पाएंगे। तो आपको उनके लिए भी फ्यूचर कैश फ्लोज बनाने पड़ेंगे कि साहब देखिए, ये जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, हमने जो रॉ मटेरियल प्राइस लिया है, हमने जो सेलिंग प्राइस लिया है, हमने जो सैलरी एंड वेजेस लिए हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में कंपैरेबल हैं। आप मार्केट से चेक कर लीजिए, आप लेंडर से कहेंगे, इक्विटी होल्डर से कहेंगे कि साहब आप मार्केट से चेक कर लीजिए, जो मैंने एजम्पशंस लिए हैं अपने प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को और कैश फ्लोज को एक्सपेक्ट करने के लिए, उसको मार्केट से चेक कर लीजिए, सब जेन्युइन है। जितना मैं कह रहा हूं मैं बेच लूंगा, जितना मैं कह रहा हूं कि मेरे को सैलरी वेजेस की पर एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी, जितना मैं कह रहा हूं कि पावर एंड फ्यूल का कंजम्पशन होगा, ये कंपेरेबल इंडस्ट्री से आप कंपेयर कर लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, इतना प्रॉफिट होने की संभावना है। अगर आपको लगता है कि इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होने की संभावना है, तो आप इक्विटी होल्डर से कहेंगे पैसा लगाओ, शेयर होल्डर से कहेंगे, फ्रेंड एंड रिलेटिव से कहोगे पैसा लगाओ, और वो लगा देंगे। अगर उनको लगेगा कि जितने भी प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में, इक्विटी डेट रेशियो के बारे में, EBIT EPS एनालिसिस के बारे में, और लेंडर्स भी कन्विंस हो जाएंगे कि भाई हाँ ठीक है, तो कंपैरेबल इंडस्ट्री में ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये कोई ऐसी हवा की बात नहीं कर रहा है जो संभव नहीं है, और ये पैसा लगता है मुझे सेफ है, और जो ये एजम्पशंस ले रहा है फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर सिनेरियो ऐसा होगा, मार्केट सिनेरियो ऐसा होगा, उसके हिसाब से ये संभव लगता है। और अगर इक्विटी होल्डर्स को और लेंडर्स को लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से उसका फायदा होगा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन आइडियाज़ नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन पैसा नहीं है, और ये एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। आपने टैलेंट हंट भी देखा होगा, आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे एंजल फाइनेंसर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आपके प्रोजेक्ट में संभावनाएं हैं, अगर फ्यूचर ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है पूरा चीज़ों को बदल देगा और इतना ज़्यादा कैश फ्लोज होगा कि उनका पैसा 1 का 100 हो जाएगा, क्योंकि जब ये शेयर मार्केट में जाएगा, ये कंपनी लिस्टेड होगी और इतने अच्छा प्रोजेक्ट है, इतनी इसी टेक्निकल संभावनाएं हैं, सारी चीज़ों पे विचार विमर्श कर लिया गया है, तो जो इक्विटी होल्डर, प्राइवेट इक्विटी फंड या आपके जो फ्रेंड एंड रिलेटिव्स हैं अगर पैसा लगाएंगे, वो कहेंगे भाई आप 10 रुपये का इक्विटी शेयर खरीद लो, 5 साल के बाद जब ये लिस्टेड कंपनी बनेगी और 100 रुपये में शेयर लिस्ट हो जाएगा तो मेरे पैसे 10 गुने हो जाएंगे, जो लोन देके तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप इक्विटी डेट रेशियो डिसाइड करें तो
ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस भी करें, फ्यूचर कैश फ्लोज भी बनाएं, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश बैलेंस शीट भी बनाएं, और उसको कंपैरेबल इंडस्ट्री के हिसाब से आप उसको बिल्कुल ओवर एम्बिशियस ना होकर सही बनाएं, जिससे कि आप इक्विटी होल्डर्स को और लेंडर्स को कन्विंस कर सकें कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। आपको पैसे की स्रोत की और पैसे को इकट्ठा करने में किसी भी प्रोजेक्ट में कोई समस्या आज की तारीख में नहीं आने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो जैसे आपने देखा टैलेंट हंट में देखा, गाने वाले हैं, डांस करने वाले बच्चे हैं, अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर स्किल है और किसी को लगता है कि स्किल को कमर्शियली बहुत ज़्यादा वायबल बनाया जा सकता है, तो they are going to invest any amount on them. And the same thing happens with the projects, same thing happens with the industry. अगर आपकी इंडस्ट्री, आपका आइडिया इतना अच्छा है तो आपको पैसे की संभावना नहीं होगी, ना आपको इक्विटी की कोई समस्या होगी, ना आपको डेट की कोई समस्या होगी, लोग आपके घर आके आपको पैसा दे पाएंगे। और अगर आपका आइडिया ऐसा होगा जिससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, कोई पैसा नहीं कमाएगा, तो कोई आपके यहाँ पैसा नहीं लगाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट कन्विंस योरसेल्फ दैट द प्रोजेक्ट यू आर कंसीविंग इज गुड, इज प्रॉफिटेबल, द कैश फ्लोज विल बी बेटर, and then you will be able to convince the equity holders and the shareholders and the lenders that the project has the potential, and in future if they take a stake in that particular company, they will only be benefited. So you will also be benefited and they will also be benefited, because the project that you have conceived has the prospects of generating huge cashes and huge cash profits, and the company can grow. And because everybody who starts a business is not necessarily has to be very rich and wealthy. So if you don't have money but you have an idea, you can get money, because they feel that if this boy or girl has some idea which can generate so much of cash, and then in the process they also become richer, then why not they would invest money in your project. तो मेरा आपसे ये सुझाव है, ईबीआईटीएस एनालिसिस, ईपीएस एनालिसिस के बारे में, इक्विटी डेट रेशियो के बारे में कॉपी पेंसिल में इसको बाद में वीडियो को सुनिएगा, इस पर विचार कीजिएगा, इस पर मंथन कीजिएगा, और उसके बाद आपको लाभ होगा। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, अगले वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा कि वो भी चीज़ें कवर हो जाएं। तो इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, and deciding equity debt ratio on the basis of EBIT EPS analysis is necessary for any project you are conceiving, and the money is not an issue, because so many private equity funds, venture capital, angel financiers all over the world are looking for project ideas where they can invest not to make you rich but make them richer. And if the project has a good base, a foundation, a technological innovation or marketing innovation or service oriented innovation, then the total society and all stakeholders will get the benefit. So that was the purpose of the talk, and kindly deliberate, discuss, and if you have an issue, then please give that on the comment box so that in next video I can take care of that. Thank you. Thanks a lot.